हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर हाइलाइट्स ऑफ बजट। क्योंकि आज ही के दिन 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभालती हैं, इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। और इस 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, 7वीं बार लगातार है जब यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रेजेंट किया है और मोरारजी देसाई जी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। ओके, तो 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हमें जानना है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिफरेंट गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं एंड डिफरेंट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको कितना बजट अलॉट किया गया है, हमारे टैक्स रिजीम में क्या अंतर आया है, ठीक है, हमारा कलेक्शन कितना रहेगा, एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, और सरकार को राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है ये आपके हर एक एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना है, डेफिनेटली यहां से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो यहां हम हाईलाइट डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। आखिरकार बजट क्या होता है। डेली लाइफ में भी हम अपने बजट को डिसाइड करते हैं कि हमारी इतनी इनकम है, हम इतना खर्चा करेंगे। तो जो इनकम और खर्चा है आपका, यही तो बजट है। बस हमारे बजट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पहले हमारी सैलरी आती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि खर्चा क्या होगा, लेकिन गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है कि खर्चा क्या होगा, कहां से कितनी इनकम आएगी। इसलिए एवरी ईयर आप देखोगे कि फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा होता है गवर्नमेंट को। तो यहां पर हमें देखना है कि गवर्नमेंट का रिसिप्ट कितना है, रेवेन्यू कितना है और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। यही तो आपका बजट कहलाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजट शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट की जगह हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं विच इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में डिफाइन है। तो एक एक करके थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और उसके बाद अपने बजट के हाईलाइट को यहां पे कवर करेंगे। देखिए, मैक्सिमम जो डेटा होता है यहां पर वो फैक्चुअल डेटा होता है, जिसमें मैं आपकी ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकती, बस आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो फैक्चुअल डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। यहां पर जो बजट आया है ये FY25 के लिए आया है, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का ये आपका बजट देखने को मिलेगा। तो बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा करने वाली है, कितना रेवेन्यू आने वाला है, उसका ही लेखा जोखा आपका बजट कहलाता है। बजट की प्रिपरेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है, नोडल बॉडी है जो हमारे बजट को प्रिपेयर करती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 112 में, आर्टिकल नंबर 112 में डिफाइन है बजट इज नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे अपने बजट की, तो पहली बार बजट को लाया गया था 1860 में, ठीक है। पहली बार इंडियन बजट को प्रेजेंट किया गया था 7 अप्रैल 1860 में, और उस समय ब्रिटिश रूल था, इसलिए जेम्स बिल्सन उन्होंने पहली बार बजट को पेश किया था और इनकम टैक्स भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट कब आया गया, तो आप देखेंगे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में बजट को प्रेजेंट किया था R.K. षटमुखम शेट्टी ने। R.K. षटमुखम शेट्टी ने पहली बार बजट को प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। हमेशा क्या होता था कि रेलवे बजट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमेनिंग बजट है वो अलग अलग आता था 2016 तक, लेकिन सिंस 2017 आप देखोगे कि रेलवे बजट को हमने यहां पर मर्ज कर दिया विद जनरल बजट। तो अब जनरल बजट और रेलवे बजट साथ में आता है, उसके पहले अलग अलग आया करता था, ठीक है। डन इतनी चीजें। चलिए अब हम एक एक करके बजट के हाईलाइट को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो बजट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है और एक आपका कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू आपका रिसिप्ट क्या है, कहां पर आपका एक्सपेंडिचर होगा और कहां से आपका इनकम आएगी। सिमिलर फॉर कैपिटल, दोनों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टोटल इनकम कितनी होगी अगर बोरोइंग को हटा दे। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, राइट। तो यहाँ पे अगर बोरोइंग को हटा दे तो हमारा बाकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन आता है, तो यहाँ पे हमारा टोटल जो रेवेन्यू आएगा या टोटल जो रिसिप्ट होगी वो कितनी होगी, 32.07 लाख करोड़ रुपीस की होगी अकॉर्डिंग टू द बजट।
ठीक है, इस पूरे साल में हमें जो पैसा मिलने वाला है वो कितना है, 32.07 लाख करोड़ रुपीस का है। नाउ बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो टोटल खर्चा गवर्नमेंट करेगी 48.21 लाख करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हो 48.21 हमारा खर्चा है और कमा हम 32 रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट तो होगा, घाटा तो लगेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, 4.9% ऑफ द जीडीपी। हमारा जो राजकोषीय घाटा होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, वो 4.9% ऑफ द जीडीपी होगा। और यहां पे गवर्नमेंट ट्राई करेगी नेक्स्ट ईयर तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.5% हो जाए। ठीक है, और इस साल ये 4.9% होगा जीडीपी का, ये बात यहां पे कही है। और टोटल जो टैक्स या नेट टैक्स रिसिप्ट है वो हमारा कितना है, 25.83 लाख करोड़ रुपीस है। तो आपको जो डेटा याद करना है वो स्क्रीन पे है। ठीक है, रिसिप्ट की बात करें, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आपके टैक्स वगैरह आते हैं और इससे हमें 31.3 लाख करोड़ रुपीस हम जनरेट करेंगे इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और वही कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट से 16.9 लाख करोड़ रुपीस जनरेट होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, सरकार कई सारी स्कीम रन करती है, इसके अलावा सरकार को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा आपका 37.1 लाख करोड़ रुपीस। वहीं अगर आपका हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार कई सारे प्रोजेक्ट को रन करती है, ब्रिज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 15 लाख करोड़ रुपीस। तो अगर आप 15 लाख करोड़ रुपीस एंड 37 लाख करोड़ रुपीस को जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, तो ये 48 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा ना। यही तो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो हमें रेवेन्यू याद करना है और हमें अपना एक्सपेंडिचर याद करना है। इसके अलावा हमें याद करना है फिजिकल डेफिसिट। तो 4.9% ऑफ द जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा और नेक्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि फिजिकल डेफिसिट 4.5% हो जाए। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। नाउ बात करते हैं इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कहा गया कि डिस्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहे हैं, डिफरेंट कंट्री या जोन में आपको देखने को मिलेगा वॉर है, हमारा जो ट्रेड रूट है वो डिस्टर्ब हो गया है, स्टिल हमने इन्फ्लेशन को थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है। इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू बी द लो, हमारी जो महंगाई है वो स्टेबल है और 4% तक है और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उसको और रिड्यूस कर पाए। वहीं अगर बात करते कोर इन्फ्लेशन कितना है, 3.1% है। अब यहाँ पे जो बजट पेश किया गया है इस पे 4 मेजर कास्ट या 4 मेजर पर्सन या कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। यहाँ पे 4 मेजर कास्ट का मतलब क्या है, फार्मर, गरीब मतलब पुअर, यूथ एंड वीमेन। तो ये 4 कास्ट है जिसपे हमारा बजट बेस्ड है और 4 थीम डिसाइड की गई है बजट की। तो वो 4 थीम क्या है बजट की, एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। तो इन सेक्टर में बेसिकली फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्केलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास को। ठीक है, एक एक करके हम बजट को समझेंगे। बजट के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में डिफरेंट जो हम सेक्टर में काम कर रहे हैं कि एमएसएमई में हम क्या काम करेंगे, एजुकेशन में हम क्या काम करेंगे, इरिगेशन के लिए हम क्या काम करेंगे, ये सब चीज़ें आपके पार्ट ए में होती हैं। और पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में होता है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री को हमने कितना बजट अलॉटमेंट किया है, हमारी न्यू टैक्स रिजीम क्या होगी, ठीक है, हमारा जीएसटी कलेक्शन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके पार्ट बी में आती हैं। सो पार्ट बी से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एज कंपेरिजन टू पार्ट ए। सो पहले हम पार्ट बी को कवर करेंगे, देन हम पार्ट ए को कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से। सो पार्ट बी में आपको डिफरेंट मिनिस्ट्री को देखने को मिलेगा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसके अंदर आपको कई सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में भी हमारा हेल्थ सेक्टर काम करता है। और इसके लिए जो बजट अलॉटमेंट किया गया है वो 90,000 करोड़ रुपीस किया गया है इन 24-25। सो 90,000 करोड़ रुपीस आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बजट दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी। अभी आपने देखा कि मनोज सोनी जी जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, 5 साल पूरा होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। अब यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी करने के लिए यूपीएससी को फंड की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपीस फंड दिया गया है यूपीएससी को फॉर एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यूपीएससी के जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देने के लिए और प्रॉपर्ली एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। वही लोकपाल को 33 करोड़ रुपीस बजट अलॉट किया गया है 2024-25 के लिए। नाउ बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमेशा की तरह इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा बजट मिला है, विच इज 6.21 लाख करोड़ रुपीस। तो 6.21 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे अलॉट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, हाईएस्ट अमंग द मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जो कि आप देखोगे
4.79% हायर है प्रीवियस बजट से। 4.79% ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अंदर आपकी सारी फोर्सेज, जितनी भी आपकी जो डिफरेंट फोर्सेज होती है ना, सशस्त्र सीमा बल वगैरह, ये सब NSG, ये सब किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो इनको भी तो सैलरी करने के लिए ऑब्वियस सी बात है फंड चाहिए ही होगा। तो यहाँ पे 2.19 लाख करोड़ रुपीस, 2.19 लाख करोड़ रुपीस बजट अलॉट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। डन। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मतलब नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर हम नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए बजट है 2.78 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़ रुपीस, 2.55 लाख करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया गया है। ठीक है, रेलवे की पटरियां पैरेलल होती हैं तो 5, ठीक है, 2 पटरियां हैं, 2.55 याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.68 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री काफी न्यूज में थी। इनके लिए जो बजट आया है वो 1.52 लाख करोड़ रुपीस आया है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है उसके लिए बजट है 1.48 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनके हमने बजट देख लिए। आपको जो मिनिस्ट्री नहीं भूलनी है मैं बता देती हूँ आपको। होम अफेयर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस के बाद आता है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन के बाद आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और एक और याद रख सकते हो तो केमिकल। इन 6 मिनिस्ट्रीज के बस बजट याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे मंत्रालय का बजट याद नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं, और याद रखोगे तो भी भूल जाओगे। इतना डेटा पॉसिबल नहीं है ना हमारे ब्रेन में याद रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपीस बजट है, जैसा कि हमने कहा। इसके अंदर हम वंदे भारत ट्रेन जो है 40,000 रेल बोगीज को मेक ओवर करेंगे। वंदे भारत के जो इनिशिएटिव उसके अंदर रेल कनेक्टिविटी कॉरिडोर हम तैयार करेंगे, मेट्रो रेल हम तैयार करेंगे, एंड नमो भारत, मोर सिटी में हम नमो भारत को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है। तो ये तो हो गए आपकी बजट की बेसिक बातें। अब पार्ट बी में कुछ और बातें कही गई हैं। हम बात कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में। तो जरा सोचिए, अगर कस्टम ड्यूटी चीज़ों पे कम कर दी जाए तो उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आज के समय में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कितने ज़्यादा हैं, सोना देखने जाओ आप कितना महंगा आ गया है। अगर सोने पर हम कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दें तो थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल पर फायदा होगा। तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी 6% रिड्यूस की है, वहीं प्लेटिनम पे 6.4% कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है। याद रखना है आपको कि कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे 6% एंड प्लेटिनम पे 6.4% रिड्यूस की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 कैंसर की मेडिसिन है जिन पे आपको 100% एग्जम्पशन दे दिया गया है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे अफोर्डेबल रेट पे कैंसर की मेडिसिन मिल सके। मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 15% रिड्यूस किया है, मतलब आपके मोबाइल फोन के रेट्स भी कम हो जाएंगे। फिर है आपका श्रिम्प एंड फिश फीड, जो आपका खाना वगैरह होता है मछलियों का, और इसके प्रोडक्शन और इसके इंपोर्ट पे आप देखोगे 5% कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हम सोलर सेल मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है, कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। और 25 क्रिटिकल मिनरल्स, आपके जो लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिनका यूज हम डिफरेंट ईवी इंडस्ट्री में करते हैं, आयन बैटरीज बनाने में करते हैं, तो जो 25 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पे भी कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ इजी सा हो गया है, सब में कम कर दिया है, कहीं बढ़ाया नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये दोनों तो मैंने डिस्कस कर दी। यहां पर आप देखो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, बेसिक कस्टम ड्यूटी अमोनियम नाइट्रेट पर इंक्रीज की है, ठीक है, 7.5% से इंक्रीज करके 10% कर दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं पीबीसी प्लास्टिक बैनर पे, तो इस पे भी कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करके 10% से बढ़ाकर 25% कर दी है। तो इन पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की है, कुछ में एग्जेम्पशन किया है और कुछ में रिड्यूस किया है। तो एक बेसिक बात है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देखा गया है,
ठीक है। अगर पहले मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ, देखो पहले जो आपका टैक्स स्लैब था वो 0 to 3 लाख, 3 लाख to 6 लाख, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड 15 प्लस था। जो नया वाला टैक्स रिजीम है उसमें ये जो पैरामीटर्स है, ये अमाउंट है वो चेंज हुआ है। 0 to 3 कॉमन है, लेकिन फिर 3 to 7 है, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 एंड फिर 15 लाख है। क्लियर हो रहा है? तो बाकी टैक्सेस तो सेम ही है, बट यहाँ पे जो रिजीम का अमाउंट है ना वो आपका चेंज, मतलब जो आपका स्लैब अमाउंट है, स्लैब का अमाउंट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी ये वाला अमाउंट तो आपको सेम ही दिख रहा है। देखो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एनुअल इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 3 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज है तो उसको 5% यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 7 लाख टू 10 लाख रुपीज आपका इनकम है तो 10% आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख रुपीज से 12 लाख रुपीज है तो 15% टैक्स पे करना है। 12 लाख टू 15 लाख है तो 20% टैक्स पे करना है, और मोर देन 15 लाख रुपीज अगर एनुअल इनकम है तो 30% आपको टैक्स यहाँ पे करना है। इज दैट क्लियर? तो ये बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय यहां पर इंक्रीज हुआ है। 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था किसी सैलरीड एम्प्लॉयड की सैलरी से वो इंक्रीज होकर 75,000 हो गया है। 50,000 से इंक्रीज होकर 75,000 हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैमिली पेंशन और पेंशनर्स के बारे में बात करते हैं तो जो डिडक्शन अमाउंट है फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स ये इंक्रीज होकर 15,000 से 25,000 हो गया, ऐसा इसमें कहा है। इससे लगभग 17,000 अप्रोक्सीमेटली लोगों के सेव होंगे, ऐसा इनका अनुमान है, ठीक है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? जब मैं कोई असेट अपने बेचती हूँ और उस असेट पे मुझे प्रॉफिट होता है तो वही मेरा कैपिटल गेन होता है, उस पर टैक्स देना होता है। फॉर एग्जांपल 2010 में मैंने 1 लाख रुपीस का एक प्रॉपर्टी खरीदा था और आज उसको बेच रही हूँ, उसकी कीमत 10 लाख रुपीस हो गई है, तो 9 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी में मुझे फायदा हो रहा है, असेट बेचने में फायदा हो रहा है, तो इस पर मुझे टैक्स देना होगा जो आपका कैपिटल गेन होता है, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि शॉर्ट टर्म गेन ऑन सर्टेन फाइनेंशियल असेट टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 20%। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपको 20% यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। लॉन्ग टर्म गेन ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असेट इसमें 12.5% है। और यहाँ पर जो एग्जेम्पशन लिमिट है कैपिटल गेन की ऑन सर्टेन फाइनेंशियल असेट इसको इंक्रीज करके 1.25 लाख पर ईयर कर दिया गया है। नाउ बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो फॉरेन जो कंपनीज है, जो विदेशों की कंपनी है भारत में काम करती हैं, उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसको रिड्यूस कर दिया है, 40% से रिड्यूस करके 35% कर दिया है, ठीक है। नाउ बात करते हैं मॉनेटरी लिमिट के बारे में। कोई भी पर्सन अगर डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स रिलेटेड फिलिंग करता है, अपील करता है, अपील कहाँ पे कर रहा है? ट्रिब्यूनल में कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट पे कर सकता है, तो उसकी मॉनेटरी लिमिट को यहाँ पर इंक्रीज किया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल में अपील करना है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 लाख रुपीज, हाई कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपीज और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपीज आपको मॉनेटरी लिमिट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिडबी। इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में, मतलब विद इन 3 इयर्स सिडबी 24 न्यू ब्रांचेस इंडिया में ओपन करेगा अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इसके अलावा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, जिससे हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री को और ग्रोथ कर सकें। इसके अलावा एक वेंचर कैपिटल फंड रेडी किया जाएगा 1000 करोड़ रुपीस का, और इस 1000 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने में किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टीडीएस रेट होता है, टीडीएस रेट ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए वो कम कर दिया गया है, 1% से रिड्यूस करके 0.1% कर दिया है। तो टीडीएस रेट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी कट टू द 0.1 फ्रॉम 1%। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो टैक्स अमाउंट होता है डिडक्ट होता है बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द टैक्स पेयर विच इज डिपॉजिट टू द आईटी डिपार्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर टीडीएस पेमेंट में डिले होता है ड्यू डेट के बाद, आप यहाँ पे अगर टीडीएस में डिले हो गया है, फिल नहीं किया है, तो इसे डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया है, ठीक है। ये चेंजेस हुए हैं। तो ये तो बातें होंगी बेसिक जो हमने पार्ट बी में डिस्कस किया। और एक और बात पार्ट बी में आती है कि हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है, हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, इनकम कहाँ से होगी, तो उसको भी यहाँ पे इन्होंने पाई चार्ट में दिखाया है कि हमारे इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। इन्होंने कहा कि हमें 27% जो इनकम आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो बोरोइंग से आएगा, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। तो आपको पता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है।
नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%, 1% आपका रेवेन्यू होगा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से, 4% आपका कस्टम ड्यूटी लगेगी, 17% आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उससे इनकम जनरेट होगी, जीएसटी से 18%, वही इनकम टैक्स से 19% रेवेन्यू जनरेट होगा और यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उससे 5% रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो शेयर है रेवेन्यू जनरेशन का वो बोरोइंग एंड देन इनकम टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हमारा रेवेन्यू हो गया, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब हम खर्चा कहाँ कहाँ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर होगा। सो 19% हमारा एक्सपेंडिचर होगा इंटरेस्ट पेमेंट पे। ऑब्वियसली बात है, बोरो करोगे, किसी से उधार लोगे तो पेमेंट रीपेमेंट भी करोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे। ओके, तो 19% हमने पे कर दिया। फिर 16% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% खर्चा होगा। 6% हम सब्सिडरी में खर्चा करेंगे जो गवर्नमेंट सब्सिडरी देती है। 8% डिफेंस में खर्चा होगा। 21% टोटल रेवेन्यू का 21% स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज। फाइनेंस कमीशन ने जो अदर यहाँ पे रिकमेंडेशन की है कि स्टेट को पैसा दो, ग्रांट दो, इमरजेंसी फंड में लगाओ, तो ये 9% खर्चा होगा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है उसमें आपका एक्सपेंडिचर 8% है, अदर एक्सपेंडिचर 9% है और पेंशन में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 4% होगा। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है जो हमारा खर्चा है। तो हमने खर्चा भी देख लिया, इनकम भी देख ली और डेफिसिट भी देख लिया कि 4.9% ऑफ द जीडीपी हमें घाटा होने वाला है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं पार्ट ए के बारे में। सो पार्ट ए अगर हम देखें तो पार्ट ए में आपको 9 सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्टर को तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी 1, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें क्या करना है, नया इनोवेशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी डबल हो सके। क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे 1.52 लाख करोड़ रुपीस, 1.52 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर को हमने बजट अलॉट किया है। इसके अलावा 109 हाई यील्डिंग वैरायटी और 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, कल्टीवेट करेंगे फार्मर्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ शीड्स को हम रेडी करने वाले हैं। इसके अलावा 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री टू बी इनिशिएट इनटू द नेचुरल फार्मिंग विद सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 years। तो हमारा टारगेट है कि 2 साल के अंदर, 2 साल में कम से कम 1 करोड़ फार्मर्स को इनकरेज करना है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग की तरफ इंडिकेट करो। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है, 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू बी स्टेब्लिश फॉर द नेचुरल फार्मिंग। तो 10,000 ऐसे सोर्सेज ये सेंटर सेटअप किए जाएंगे जो नेचुरल फार्मिंग के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट और अदर सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। नाउ बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली बात है, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिजिटल होना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे लैंड्स है उनकी हम जियो टैगिंग करेंगे, जियो मैपिंग करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों को प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर 400 डिस्ट्रिक्ट में हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे। ये प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 में क्या है, यहाँ पर प्रायोरिटी 2 में स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए 5 न्यू स्कीम्स इनिशिएट की जा रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम एंड इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटी। इससे 4.1 करोड़ यूथ को फायदा होगा नेक्स्ट 5 years में। तो क्या है ये स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, इसको हम देख लेते हैं। तो स्कीम ए में कहा गया है जो फर्स्ट टाइमर, मतलब कोई नया पर्सन है, आज उसकी नौकरी लगी है और वो ईपीएफओ में रजिस्टर होता है, तो उसको कुछ फायदा हम देंगे। 1 month सैलरी ऑफ अप टू 15,000 रुपीज टू बी प्रोवाइडेड इन 3 installment टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय एज रजिस्टर इन द ईपीएफओ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको हम इनिशिएट करेंगे कि आप नए जॉब्स को क्रिएट करो और बदले में हम आपको इंसेंटिव भी देंगे। एंड इंसेंटिव टू प्रोवाइड एट स्पेसिफाइड स्किल डायरेक्टली बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर विथ रिस्पेक्ट टू देयर ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 year ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्कीम सी में क्या बोला गया है, स्कीम सी में बोला गया है सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 3,000 पर मंथ, अप टू 3,000 पर मंथ रियम्बर्स कर देगी। कब तक, 2 years तक, जो आप ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करते हो। ये बात यहाँ पे कही है। तो 3 हमने देख लिया। स्कीम ए जिसमें अप टू 15,000 रुपीज आपको 3 installment में मिल रहा है अगर आप पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हो। स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है। और स्कीम सी में सपोर्ट था एम्प्लॉयर्स को, जिसमें आपको अप टू 3000 रुपीज पर मंथ 2 सालों के लिए दिया जाएगा अगर कोई न्यू हायर है और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करता, तो रीएम्बर्समेंट की बात की गई है। डन। अब 4 की बात करते हैं। तो स्कीम 4 क्या है? न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग 20 लाख यूथ टू बी स्किल्ड ओवर द 5-year पीरियड। तो 20 लाख यूथ को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ग्रेजुएशन तो हो रही है हमारी कंट्री में, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंगली उनके पास स्किल नहीं है। सो स्किल डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है। तो 20 लाख यूथ को यहाँ पे स्किल किया जाएगा नेक्स्ट 5-year पीरियड में, और 1000 इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 500 जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और कहा जाएगा कि 1 करोड़ यूथ को 5 years में आप ट्रेन करो। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन अप टू 10 लाख रुपीज फॉर द हायर एजुकेशन। अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है इंडिया के किसी कॉलेज से, इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको अप टू 10 लाख रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को जो किसी भी बेनिफिट गवर्नमेंट की स्कीम या पॉलिसी के अंदर नहीं आते, ऐसे लोगों के लिए। ना बात करते हैं प्रायोरिटी 3, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहां पे क्या बोला गया है? अलॉन्ग विथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हम गया को भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। मतलब हम पूर्वोदय मतलब पूर्व के जो राज्य है, ठीक है, ईस्ट के जो राज्य है उनके ऊपर काम करेंगे हम। नेक्स्ट आता है पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 2400 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। कहाँ पर? पीरपैंती में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को और बिहार को सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया जा रहा है इन दिस बजट। आंध्र प्रदेश के जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में मल्टीलैटरल डेवलपमेंट करने के लिए, डिफरेंट आपके जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उनको रेडी करने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए एंड डिफरेंट अदर स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए 15,000 करोड़ रुपीस दिया गया है आंध्र प्रदेश को। इसके अंदर विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम किया जाएगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पर वीमेन लेड डेवलपमेंट। तो टोटल जितनी भी वीमेन से रिलेटेड स्कीम चलती है हमारे देश में, उन सब के लिए टोटल 3 लाख करोड़ रुपीस मतलब गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है कि 63,000 विलेजेस जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं उनको हमें डेवलप करना है, जिससे 5 करोड़ ट्राइबल कम्युनिटी को फायदा हो। तो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी का सोशल डेवलपमेंट करने पे फोकस किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 100 ब्रांचेस ओपन की जाएंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट है प्रायोरिटी 4, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को एक स्कीम बताई थी विच इज मुद्रा योजना, एंड मुद्रा योजना में बेसिकली एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुद्रा योजना है उसके 3 सेगमेंट होते हैं, आपका शिशु, किशोर एंड तरुण। 3 प्रकार के लोन होते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो जो तरुण लोन होता है अंडर द मुद्रा योजना, इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। 10 लाख रुपीस तक का लोन मिलता था, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपीस का लोन कर दिया गया है अंडर द मुद्रा योजना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड है उसको कुछ नई मशीनरी, कुछ नए इक्विपमेंट की जरूरत है, तो उसको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी गारंटी कौन लेगा? क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर यहाँ पे गारंटी ली जाएगी बाय द थर्ड पार्टी। नेक्स्ट बात करते हैं इनहांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। अभी ट्रेड्स क्या होता है? तो ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो एमएसएमई के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेसिकली जो एमएसएमई सेक्टर है उनमें कभी आपका मनी का इनफ्लो खत्म ना हो, मनी का क्रंचेस ना आए, ठीक है। तो इसके लिए इस पोर्टल को डिजाइन किया है जो कि डिस्काउंटिंग करता है बिल्स ऑफ एमएसएमई की। बेसिकली इसमें एक बायर होता है, ठीक है, एक आपके एमएसएमई सप्लायर होते हैं और एक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस बायर ने कहा कि मुझे 10,000 एलईडी चाहिए है, एमएसएमई ने कहा कि ठीक है हम बना के दे देंगे, लेकिन अब यहाँ पे एमएसएमई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बायर को 10,000 एलईडी बना के दे दे। तो एमएसएमई क्या करेगा? एक इनवॉइस जनरेट करेगा और इसको अपलोड कर देगा किस पे? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे। और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे क्या होंगे? बहुत सारे बैंक होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, वो बिडिंग करेंगे।
बिडिंग करेंगे कि हम आपको इतना लोन इतने इंटरेस्ट पे देंगे, हम आपको इतना लोन इंटरेस्ट पे देंगे, तो किसी एक की बिड को अप्रूव किया जाएगा और उसको फंडिंग दी जाएगी जिससे अपना काम आसानी से कर सके। तो ट्रेड्स एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ MSME फॉर सप्लाई टू द लार्ज कॉर्पोरेट। इट एड्रेस द इशू ऑफ डिलेइंग पेमेंट टू द MSME। और अभी हमारे देश में 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। पहला है आपका RXIL प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर है सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सेकंड प्लेटफॉर्म ऑपरेट हो रहा है M1 एक्सचेंज, और थर्ड प्लेटफॉर्म है इनवॉइस मार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो थ्रेशोल्ड है बायर्स के लिए ऑनबोर्डिंग करने का, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है 500 करोड़ रुपीस से रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 250 करोड़ रुपीस कर दिया है। तो इतने जो आपके टर्नओवर वाले बायर्स है उनको मैंडेटरी है कि ट्रेड्स में आपको इनरोल होना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रियोरिटी सेक्टर, आपका जो प्रियोरिटी 5 है, मतलब आपका अर्बन डेवलपमेंट। सो अर्बन डेवलपमेंट में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसके अंदर बोला गया है कि हम 10 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंट होगा 2.2 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें 2 करोड़ से ज्यादा हाउसेस को, यहाँ पे जो अर्बन फैमिलीज हैं, अर्बन पुअर से, उनके लिए हाउसेस क्रिएट करने, घर बनाना है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पे इंकरेज किया गया है स्टेट को कि ऐसे हाउस होल्ड या ऐसे घर जिसकी ओनर वीमेन्स है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी कम किया जाए जिससे वीमेन एम्पावरमेंट हो। तो स्टैम्प ड्यूटी को इंकरेज किया गया कि स्टैम्प ड्यूटी आपको कम करनी है, स्पेशली वो प्रॉपर्टी जो वीमेन परचेस कर रही है। इसके अलावा स्ट्रीट मार्केट, तो यहाँ पे 100 वीकली हाट या फिर स्ट्रीट फूड हब तैयार किए जाएंगे सिलेक्टेड सिटीज में। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए आप देखेंगे 11,11,111 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे टोटल जीडीपी का 3.4% है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे, और आपको पता ही है कि इंडिया सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस स्टेट को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिए जाएंगे, जो भी इनके रिसोर्सेज या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा फेज 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर 25,000 रूरल विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा ग्राम सड़क योजना से। तो ये आपकी स्कीम्स है, इन स्कीम्स को आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टैटिक यहाँ से तैयार होगा। अच्छा, आपका इरिगेशन, तो इरिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, और जो यहाँ पे कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा 20 और प्रोजेक्ट है जो कि सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा क्या बोला गया है कि कई सारे राज्यों में फ्लड आती है, तो फ्लड को मैनेज करने के लिए भी हम एडिशनल फंडिंग देंगे, कहाँ पर, आसाम, सिक्किम और उत्तराखंड में। फिर यहाँ पे असिस्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को भी ये फंड दिया जाएगा। नाउ बात करते हैं हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम क्या काम करेंगे। तो जिस तरीके से हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर को रेडी किया है, उसी तरीके से हम विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को रेडी करेंगे, पहला बात की गई है। फिर राजगीर बेसिकली क्या है, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक टूरिज्म हब की तरह क्रिएट किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन नालंदा का जो प्रमाइसेस है उसको भी टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। और उड़ीसा गवर्नमेंट को एडिशनल फंडिंग दी जाएगी, जिससे वो जो उड़ीसा के डिफरेंट बीचेस हैं उनको वो इन्हांस कर सके, जो टेम्पल है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको भी यहाँ पे रिवाइव करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोरिटी 8 इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड ऑपरेशन में है, जो कि यहाँ पे जो नए नए डेवलपमेंट होते हैं, इनोवेशन होता है, उसको फंडिंग करता है। इसके अलावा एक एडिशनल वेंचर कैपिटल फंड 1000 करोड़ रुपीस का रेडी किया जाएगा, जो कि स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा 5 टाइम्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर। और क्या बोला गया है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी 9 में बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कि हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है, उस पे बातें की गई हैं। जैसे कि एक आधार कार्ड होता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, वैसे ही एक जो हमारे जमीन का टुकड़ा है, एक लैंड है, उसके पास भी एक यूनिक आईडी होगी, जिसका नाम है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, UL पिन, या इसको हम भू आधार फॉर ऑल लैंड कह सकते हैं। इसके अलावा लैंड रजिस्ट्री और फार्मर रजिस्ट्री को लिंक किया जाएगा। फिर लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया, इसको डिजिटल किया जाएगा और GIS मैपिंग की जाएगी। फिर ई श्रम पोर्टल को डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सके। कोई भी वर्कर अगर जॉब ढूंढना चाहता है अलग अलग मिनिस्ट्री की, तो वो ई श्रम पोर्टल पे जाके ढूंढ सकता है। जैसे कि हमारी NPS स्कीम होती है, तो यहाँ पर उसका एक नया सेगमेंट ओपन किया जा रहा है, विच इज NPS वात्सल्य। NPS वात्सल में बेसिक
बेसिकली जो पेरेंट्स और गार्जियंस हैं वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर देयर माइनर्स जिनकी एज 18 साल से कम है। तो ये एनपीएस वात्सल को स्टार्ट किया जाएगा। डन। तो ये था हमारा की हाइलाइट्स ऑफ द बजट। अब बजट का ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जब जाओगे आप तो पूजा जैन क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहां से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना मेरी क्लासेस का, और वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ अवेलेबल होगी बजट की, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 6 मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, जनवरी से जून तक, और ये सारे टॉपिक वहां पे कवर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं एप्लीकेशन पे। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो प्लीज लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर।